नमस्कार, मैं अंजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। संगरिया के एक्सिस बैंक में करोड़ों की लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों का नहीं लगा कोई सुराग। जिले में 24 नए पॉजिटिव कोरोना रोगी। चिंता की बात, ये सिर्फ 18 दिन में मिले 342 नए रोगी। बीकानेर एसीबी की टीम ने नोहर डीटीओ कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी को 5000 की रिश्वत लेते पकड़ा। डिस्कॉम चीफ इंजीनियर ली अधिकारियों की बैठक। बिजली बिलों की शिकायतें दूर करने के लिए अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। बीकानेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने नोहर परिवहन कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी को 5000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। एसीबी की टीम भादरा के गांव भगवान निवासी दलाल राम कुमार को भी पकड़ा है। पुलिस ने यह कार्रवाई भादरा के गांव रामगढ़िया निवासी राजेश सिंह की शिकायत पर की। बीकानेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रजनीश पुनिया ने नोहर डीटीओ कार्यालय में तैनात सहायक लेखाधिकारी को 5000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। एसीबी ने इस कार्रवाई को शुक्रवार को अंजाम दिया। परिवादी रामगढ़िया निवासी राजेश सिंह ने पुलिस को 15 सितंबर को इसकी शिकायत की थी। दरअसल परिवादी को नोहर डीटीओ कार्यालय के सामने ए मित्र की दुकान है, जिसमें ऑनलाइन वाहनों के चालान भरे जाते हैं। परिवादी से भूलवश एक ट्रैक्टर का चालान 19,850 रुपए 2 बार भरा गया, जिसके रिफंड के लिए प्रार्थी की पत्रावली सहायक लेखाधिकारी के पास लंबित थी। यह रिफंड राशि परिवादी को दिलाने के एवज में 5000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। एसीबी की टीम ने शुक्रवार को कार्यालय में पहुंचकर जाल बिछाया और सहायक लेखाधिकारी और दलाल को रिश्वत की 5000 रुपए की राशि सहित पकड़ लिया। इसके बाद टीम आरोपी क्लर्क के घर भी पहुंची और सर्च की कार्रवाई को अंजाम दिया। यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रजनीश पुनिया ने की। वहीं डीजी आलोक त्रिपाठी और एडीजे दिनेश एमन के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये परिवादी से हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि नोहर जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के अंदर जो पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी हैं सुरेंद्र कुमार, वो उससे उसके रिफंड की राशि के रिफंड के बदले में 5000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इसमें हमारे श्री आनंद कुमार पुलिस निरीक्षक के द्वारा सत्यापन करवाया गया, तो परिवादी द्वारा दी गई शिकायत सही पाई गई और आज सहायक लेखाधिकारी सुरेंद्र कुमार को दलाल के मार्फत रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जिले में कोरोना के 24 नए पॉजिटिव केस और आए हैं। ऐसे में कोरोना का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जिले में कोरोना से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि रिकॉर्ड में सिर्फ 4 ही मौतें बताई जा रही हैं। एक तरफ जहां मरीज बढ़ रहे हैं, वहीं जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की खपत भी इन दिनों बढ़ती जा रही है। हैरानी और चिंता की बात यह है कि जिले में पिछले सिर्फ 18 दिन में 342 नए रोगी मिले हैं। अब जिले में पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़कर 826 पर पहुंच गया है। हालांकि 550 रिकवर हुए हैं। जिले में शुक्रवार को 24 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 16 सितंबर को बीकानेर भेजे गए सभी 437 सैंपल की रिपोर्ट में ये 24 नए पॉजिटिव मिले हैं। इसमें जिला चिकित्सालय के एक और डॉक्टर पॉजिटिव पाया गया है। वहीं इंदिरा कॉलोनी, हनुमानगढ़ टाउन, सेक्टर नंबर 3, झूलेलाल पार्क टाउन के वार्ड 36, जंक्शन की हुड़को कॉलोनी, कैनाल कॉलोनी, जंक्शन अस्पताल, हाउसिंग बोर्ड में, चंडीगढ़ हॉस्पिटल रोड, जंक्शन खोसा कॉलोनी में मां बेटा, जंक्शन सेक्टर 12L में पॉजिटिव, जंक्शन रंजीत एंक्लेव में 2 पॉजिटिव, वार्ड नंबर 6 हाउसिंग बोर्ड में, भादरा के वार्ड नंबर 3 और 23 में, नोहर के वार्ड 13, वार्ड 7 और आईसीआईसी बैंक नोहर में 2, नोहर के वार्ड 1 में, 26 एसटीजी में, पीलीबंगा के वार्ड 13 में पॉजिटिव रोगी मिले हैं। कानून व्यवस्था को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिगड़ी कानून व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की। शुक्रवार को जंक्शन के राजीव गांधी सेवा केंद्र में हुई वीसी में सीएम ने सभी जिला पुलिस अधीक्षक से कानून व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। जिले में एक ही दिन में लूट की 2 वारदातों के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हनुमानगढ़ कानून व्यवस्था को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के सभी जिला पुलिस अधीक्षक से कानून व्यवस्था पर चर्चा की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी एसपी को दिशा निर्देश भी दिए। वीसी में हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डुडी भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने जिले में बढ़ते अपराध और महिलाओं व बच्चों के साथ होने वाले अपराधों की रोकथाम, अवैध हथियारों की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध बजरी खनन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए त्वरित कार्रवाई करने और आमजन को न्याय दिलाने के निर्देश दिए। जोधपुर डिस्कॉम की चीफ इंजीनियर इम्तियाज बेग ने शुक्रवार को जंक्शन के एससी कार्यालय में डिस्कॉम अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने खराब मीटरों को तुरंत प्रभाव से बदलने और बिजली बिलों की शिकायतों का निवारण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उपभोक्ताओं की हर समस्या का तुरंत समाधान हो। बिजली संबंधी समस्याओं को लेकर अगर कोई उपभोक्ता संबंधित अधिकारी को फोन करता है तो उसका उत्तर फोन पर ही दें। यह कहना है बीकानेर से आए जोधपुर डिस्कॉम की चीफ इंजीनियर इम्तियाज बेग का।
उन्होंने यह बात शुक्रवार को जंक्शन के एससी कार्यालय में डिस्कॉम अधिकारियों की बैठक लेने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जिले में जितने भी खराब मीटर हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से बदलकर उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाएं। वहीं इन दिनों सबसे ज्यादा शिकायतें बिजली बिलों को लेकर आ रही हैं। इसकी भी जांच कर मीटर रीडिंग से मिलान कर उपभोक्ताओं को संतुष्ट करें। उन्होंने सभी सब डिवीजनों के स्टोर में एक एक ट्रांसफार्मर अतिरिक्त रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए। चीफ इंजीनियर ने कहा कि सभी रेटिंग के ट्रांसफार्मर अतिरिक्त होने चाहिए ताकि इमरजेंसी में बिजली सप्लाई बाधित नहीं हो। बैठक में एससीएमआर बिश्नोई, प्रसारण निगम के एससी विजयपाल धाकड़, संग्रीय एक्सएन भूपेंद्र, हंसराज शर्मा, लेखाधिकारी संजय पारिक, कार्मिक अधिकारी गायत्री, एएन योगिता बिश्नोई, नेमीचंद वर्मा, कुलदीप पुनिया, आईटी इंजीनियर राकेश कुमार वर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद थे। आज जो हमारे मीटिंग थी वो हमारे रेवेन्यू, हमारे एटीएनसी टारगेट और हमारे सिस्टम और आने वाली रबी की सीज़न को देखते हुए हमें पूरे हनुमानगढ़ ज़िले में विद्युत की क्या उपलब्धता चाहिएगी, कितनी रिक्वायरमेंट चाहिएगी और उसको ध्यान में रखते हैं उसकी पूरी प्लानिंग, नए प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उसके लिए मटेरियल की रिक्वायरमेंट, उसकी आपूर्ति और बिजली छीजत को कम करना और उपभोक्ताओं को, हमारे सम्मानीय उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की अनइंटरप्टेड सप्लाई देना के को ध्यान में रख के आज हमने हनुमानगढ़ सर्कल की मीटिंग रखी है और हम एक पूरा प्रपोजल बनाया, हमने एक चार्ट बनाया और उस चार्ट के हिसाब से हम चलेंगे और हम हमारे जो भी हमने टारगेट फिक्स किए हैं उसको पूरा करेंगे। डिस्कॉम हमेशा हर साल कुछ ना कुछ नया करना चाहता है। अभी हमने मेरे जोनल लेवल पे, बीकानेर पे और यहाँ पे हमारे हनुमानगढ़ लेवल पे हमने उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए, उसको सुनने के लिए, उसकी समस्या को समझने के लिए हमने एक हेल्पलाइन और एक कंट्रोल रूम कम मॉनिटरिंग सेल की स्थापना की है। कोई भी उपभोक्ता किसी भी समय अपनी समस्या हमारे उस कंट्रोल रूम के बेसिक टेलीफोन भी है, मोबाइल नंबर भी है, उस पर अपनी दर्ज करा सकता है और हम उसकी समस्या को लिखेंगे, सुनेंगे, उसको चेक करेंगे और उसको तुरंत समाधान करके उसका फीडबैक हम उस उपभोक्ता को देंगे। एक कार्यालय सरकार सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट आया था कि सौर ऊर्जा सभी कार्यालयों के अंदर लगाएंगे, उसमें कहाँ तक पहुँची है वहाँ? सौर ऊर्जा का ये अच्छा प्रोजेक्ट है। ये था राज्य सरकार का था कि सौर ऊर्जा को लगाया जाए सभी सरकारी स्कूलों, विद्यालय में, सरकारी ऑफिसों में। ये काम अभी थोड़ा इसकी गति थोड़ी कम है तो इस साल जो कोरोना आ गया है महामारी और तो सारा जो बजट कंस्ट्रेंट का मामला है, क्योंकि अगर एक सोलर प्रोजेक्ट अगर हम 1 किलोवाट का लगाते हैं तो 50 से 60 हज़ार रुपये का उसका है और एक ऑफिस में कम से कम हमें 7, 8, 10 किलोवाट का लगाने हैं। तो अभी सारा बजट की है और राज्य सरकार के निर्देश है कि मित व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए जो आवश्यक है सेवाएं, जो आवश्यक वर्क है उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। पेड मीटर लगने का है, हमने कोई कहीं ये काफ़ी पुरानी स्कीम है, शुरू में हम आई थी तो हमने भी सभी पीएचडी के कनेक्शंस पे और सरकारी कनेक्शन पे प्रीपेड सुविधा के मीटर लगाए थे। अभी भी हमारे काफ़ी जगह मीटर लगे हुए हैं। अब चूँकि ये केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया है तो केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन आई है, उस गाइडलाइन के तहत क्योंकि पूरा फाइनेंस केंद्र सरकार की तरफ से करना, राज्य सरकार के पास और डिस्कॉम कंपनी के पास फाइनेंस का क्राइसिस रहता है। तो अब जैसी गाइडलाइन आएंगी, जैसा बजट आएगा उस हिसाब से हम इसको पूरा करेंगे। बीएमएस द्वारा जो मांग पत्र दिया गया है हमने सभी बीएमएस के कार्यकर्ताओं जो भी सदस्य थे उनकी बात सुनी, उनसे उनकी मांगों का हमने मेमोरेंडम लिया है। कुछ चीज़ें हैं जैसे मीटर बदलना है, मीटर की चेक करना है, साइट चेक करनी है, ट्रांसफार्मर की साइन देखनी है, कहीं वोल्टेज की समस्या देखनी है। जो निगम की स्तर की समस्या है उनका तो हमने क्या है उस पर कार्य हमने शुरू कर दिया और अगले 15 दिन में हम काफ़ी हद तक उसको कवर कर लेंगे। बाकी कुछ समस्या हैं जैसे बिजली के बिल माफ़ करने की समस्या है या स्थायी शुल्क या फ्यूल सरचार्ज या अर्बन सेज, वाटर सेज, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट की एक नीति के तहत है
और वो पॉलिसी मैटर है, नीति है। उसके लिए हम राज्य सरकार को उनकी मांगों के बारे में उचित मार्गदर्शन के लिए, उचित आदेश के लिए उनको प्रेषित कर देंगे। सरकार का जो भी निर्णय होगा उस निर्णय में कम से भी पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर स्थित जिले का संग्रिया कस्बा लूट और डकैती का ठिकाना बन गया है। गुरुवार को लुटेरों ने संग्रिया में एक ही दिन में 2 बड़ी वारदातों को अंजाम देकर हड़कंप मचा दिया। एक तरफ जहां लोगों में इन वारदातों को लेकर भय का माहौल है, वहीं एक भी वारदात नहीं खुलने से दूसरी तरफ पुलिस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। हालांकि पुलिस ने लूटी गई बैंक कर्मी की कार रात 11 बजे डबवाली रोड से बरामद कर ली, लेकिन लुटेरों का कोई सुराग नहीं लगा है। संग्रिया में धान मंडी स्थित एक्सिस बैंक की शाखा में गुरुवार रात्रि शाम करीब 7 बजे 3 अज्ञात लुटेरे पिस्तौल और चाकू दिखा बैंक कर्मियों को बंधक बना 1 करोड़ 15 लाख रुपए लूट ले गए। वहीं दूसरे दिन शुक्रवार को भी पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी रही, लेकिन कोई खास सफलता पुलिस को नहीं मिली। अब पुलिस बैंक के अंदर की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि लुटेरों के हुलिये की पहचान की जा सके। बताया जा रहा है कि लुटेरे पैदल आए थे और कार्यवाहक मैनेजर की कार लेकर फरार हो गए। इससे पहले बैंक कर्मियों को बैंक के भीतर बंद कर दिया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन तब तक आरोपी पुलिस पकड़ से दूर जा चुके थे। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल लुटेरों तक पहुंचने की बात कह रही है। जानकारी के अनुसार धान मंडी स्थित एक्सिस बैंक के कार्यवाहक मैनेजर सुशील कुमार और कैशियर परमपाल सिंह शाम 8 बजे बैंक बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी 3 अज्ञात जने पैदल वहां आए और पिस्तौल व चाकू दिखा मैनेजर और कैशियर को स्ट्रांग रूम में बंद कर चाबियां ले ली। लॉकर से 1 से 1.5 करोड़ रुपए की नकदी निकालने के बाद लुटेरों ने बैंक कर्मचारी सुशील कुमार की कार से ही वहां से फरार हो गए। वारदात की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और नाकाबंदी करवाई, लेकिन आरोपियों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इस बारे में एसपी राशि डोगरा ने बताया कि पूरी पुलिस टीम लुटेरों तक पहुंचने के लिए प्रयास कर रही है। देखिए, प्रथम दृष्टया अभी जो वारदात हुई है और जो कैमरे में कैप्चर हुई है, इसमें 3 लोग अराउंड 8 बजे आते हैं और यहाँ जो 2 बैंक कर्मी हैं उनको धमका के अराउंड 1 करोड़ 15 लाख रुपए बैग में भर के उन्हें लॉकर उनके जो वॉल्ट में बंद करके यहाँ पैसे लेके निकल जाते हैं। और मैनेजर की जो ऑपरेशन मैनेजर है यहाँ उन्हीं की गाड़ी का प्रयोग करते हैं यहाँ से जाने के लिए। गाड़ी मिली है, गाड़ी अबंडेंट कंडीशन में यहाँ से डबवाली रोड पे मिली है। संग्रिया बैंक में हुई करोड़ों की लूट बीकानेर संभाग की सबसे बड़ी लूट बताई जा रही है। इस लूट के बाद जहां कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं, वहीं जिस तरीके से लूट हुई उससे यह लगता है कि लुटेरों ने बैंक की पहले ही रैकी की थी, उसके बाद उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। देखिए लुटेरों ने इस पूरी वारदात को किस तरह अंजाम दिया। संग्रिया बैंक में हुई लूट के बाद मिले सीसीटीवी फुटेज में यह सामने आया है कि लुटेरे पहले से ही यहां रैकी कर रहे थे। दरअसल शाम 7:30 से 8 बजे तक तीनों लुटेरों ने बैंक से 50 कदम की दूरी पर रैकी की। फिर रात 8 बजे एक जना बैंक से चिपती दुकान पर पहले से जा पहुंचा। 8:01 पर बैंक के पास की दुकान बंद होती ही उसने अपने दोनों साथियों को इशारा किया। 8:02 पर तीनों जने बैंक में घुसे और 8:07 पर एक जना बाहर आया और बाहर खड़ी बैंक कर्मी की कार को चाबी लगाई। 8:12 पर दोनों लुटेरे बाहर आए और फिर कार लेकर तीनों फरार हो गए। आपको बता दें कि 6 फरवरी 2018 को जयपुर में 13 डकैतों ने एक्सिस बैंक में 925 करोड़ की लूट का प्रयास किया था, लेकिन कांस्टेबल की समझदारी से यह लूट नाकाम हो गई। वहीं साल 2011 में बीकानेर में नौकरों ने जौहरी को गोली मारकर करोड़ों रुपए लूट लिए थे। इन 2 वारदातों के बीच संग्रिया की इस वारदात ने हड़कंप मचा दिया है। वहीं पुलिस ने बैंक डकैती के दौरान लूटी गई कार्यवाहक मैनेजर की कार रात 11 बजे डबवाली से 6 किलोमीटर दूर सिरसा रोड गांव सावतखेड़ा के पास सड़क किनारे लावारिस हालत में बरामद की है। सफेद रंग की इस कार को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। ऐसे में पुलिस का मानना है कि लुटेरे इसी क्षेत्र में कहीं छिपे हैं। इसके लिए सिरसा पुलिस से संपर्क साधा गया है। संग्रिया बैंक में हुई करोड़ों की लूट ने जहां कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं, वहीं बैंक प्रबंधन को भी सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जब बैंक में लूट हुई उस समय गार्ड बैंक खुला होने के बावजूद चला क्यों गया? वहीं जब बैंक में इतना कैश था तो बैंक में बिना हथियार का गार्ड क्यों रखा गया? यही नहीं, जब इतनी बड़ी धनराशि बैंक में थी तो बैंक कर्मी गेट खुला छोड़कर ही क्यों काम कर रहे थे? सवाल ये भी खड़ा होता है कि इसी दिन बैंक का मैनेजर छुट्टी पर क्यों गया था? यानी कई ऐसे सवाल हैं जो बैंक प्रबंधन को ही
सवालों के घेरे में ला खड़ा करते हैं। हालांकि इन सवालों का जवाब तहकीकात पूरी होने के बाद ही हो पाएगा। 6 माह के बिजली बिल माफ करने, फ्यूल सरचार्ज सहित अन्य चार्ज हटाने आदि मांगों को लेकर भीम आर्मी ने शुक्रवार को जंक्शन एससी कार्यालय में प्रदर्शन किया। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने एससी कार्यालय में जमकर नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी भेजा। कोरोना काल में बिजली बिलों को माफ करने की मांग को लेकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने शुक्रवार को जंक्शन एससी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रोष जताया। जिला अध्यक्ष कुलदीप अंबेडकर ने बताया कि कोविड-19 के कारण लोगों के रोजगार पर विपरीत असर पड़ा है। ऐसे में डिस्कॉम उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिल भेजा जा रहा है। हालांकि इस बार बिलों के अंदर फ्यूल सरचार्ज बढ़ने से भी मुश्किलें बढ़ी हैं। ऐसे में आम आदमी बिल भरने में असमर्थ है। ज्ञापन में 6 माह के बिजली बिल माफ करने, स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज सहित अन्य करों को बंद करने और बीपीएल परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने, घटिया क्वालिटी के मीटर बदलने की मांग उठाई गई। सबसे ज्यादा राजस्थान में, और आज सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं तो 4 रुपए यूनिट हरियाणा दे रहा है, हरियाणा में, और अपने यहाँ 9 रुपए। हमारा पुलिस प्रशासन बैठा है, ये भी कर्मचारी लोग, इनको भी पता है, इनकी मजबूरी है क्योंकि ये बोल नहीं पाते। और जो हर आदमी को हक है, यहाँ सबसे ज्यादा पवन ऊंचा से यहाँ बिजली के मुद्दे पर जो सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो है, पहले तो विभाग की तरफ से सिक्योरिटी राशि के नोटिस जगह जगह अलग अलग इलाकों में सिक्योरिटी राशि के नोटिस मिलते हैं। बिजली के बिल के साथ लगा के पर्चे वो बिल्कुल ना। पत्रकार महोदय, ये जो हमारा जो संघर्ष है, पिछला लंबे 1 साल से ये संघर्ष चल रहा है। लगातार जो है इलाके की जो जनता है, पूरे प्रदेश की, राजस्थान प्रदेश की जो जनता है, बिजली के जो भारी बिल आ रहे हैं उनसे त्रस्त है। पिछले 1 साल से जनता मांग कर रही है कि बिजली बिलों में जो धांधली हो रही है उसको तुरंत बंद किया जाए। हमारी सरकार से सीधी सीधी मांग है कि जो स्थायी शुल्क के नाम पर, फ्यूल चार्ज के नाम पे, नगरीय उपयोग के नाम पे, जल संरक्षण के नाम पे जो ये वसूली हो रही है, जो कोरी ठगी हो रही है, बिल्कुल नाजायज है, उसको सरकार तुरंत बंद करे। दूसरी सरकार से हमारी मांग है कि ये जो घटिया और तेज चलने वाले मीटर लगा रखे, जिनका जांच का कोई बंदोबस्त नहीं है, ये मालिक कंपनी के खुद हैं और ये मालिक खुद अपने मीटर की जांच स्वयं करते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। जानबूझ के घटिया मीटर बनवाए जाते हैं। ऐसे मीटर जो तेज चलते हैं, जो 10 यूनिट बिजली जलाओ 100 यूनिट निकालते हैं, 200 यूनिट निकालते हैं, 500 यूनिट निकालते हैं, जिसका कोई मतलब आधार नहीं है। ऐसे घटिया मीटर जानबूझ के कंपनी जो है प्राइवेट टेंडर के जरिए बनवाती है, वो लगवाती है। ऐसे मीटरों के ऊपर कोई हमारा भरोसा नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो घटिया मीटर है वो तुरंत हटाए जाएं, अच्छे क्वालिटी के मीटर लगाए जाएं और ऐसे मीटर बनाने वाली कंपनियों के ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए और सरकार ऐसी एक कमेटी बनाए जो इन मीटरों की अलग से सरकारी विभाग उनका जांच करे। हमारी तीसरी मांग है कि सबको 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाए। इसके अलावा कोरोना के अंदर जो बिजली के जो बिल पिछले बकाया हैं 6 महीने के, वो सबके कोरोना के बकाया बिजली के बिल माफ किया जाए। आज बिजली विभाग जिला मुख्यालय के सामने जो हमने आंदोलन किया है, ये पिछले गत 1 साल से चल रहा है। उसके बावजूद बार बार अवगत कराने के बाद भी बिजली विभाग चेत नहीं रहा है, क्योंकि इनको पता है कि ये मनमर्जी है, इनकी तानाशाही है। तमाम सरकार के साथ इनकी सेटिंग होने के बावजूद ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, कर्मचारी व्यक्ति जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आज वो पूरी तरह लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है, क्योंकि इतना बुरी तरीके से इनकी बिजली विभाग का जो सिस्टम है बहुत यानी सिस्टम खराब है। बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं देते, क्योंकि इनकी मनमर्जी है, तानाशाही है, इसी तरीके से करते हैं।
सड़क हादसे हो या अन्य कोई विपदा की घड़ी, यदि हम लोग दर्शक बनकर केवल उसे देखते रहें तो यह इंसानियत को शोभा नहीं देता। लेकिन ज्यादातर सड़क घटनाओं में पुलिस और 108 को फोन कर अपना कर्तव्य पूरा कर इतिश्री कर लेते हैं। ऐसे ही सड़क हादसे में आज महिला कांस्टेबल की भूमिका काबिले तारीफ रही। सड़क पर पड़ा करा रहा यह बुजुर्ग सड़क हादसे का शिकार हुआ है। तिलक सर्किल के पास विद्युत विभाग के AN कार्यालय अपने बिल को लेकर आया बुजुर्ग वहां बाहर खड़ा ही था कि एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से कुचल दिया गया। हिन्नावाली के रहने वाले बाप बेटा दोनों ही विद्युत विभाग कार्यालय के बाहर खड़े थे, तभी यह हादसा हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ लोगों की भीड़ कुछ कम नहीं थी और न ही वाहनों की कोई कमी। यह बुजुर्ग पीड़ा से करा रहा था, बार बार पानी पानी भी कर रहा था, लेकिन किसी ने उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाने की जहमत नहीं की। हाँ, आसपास के लोगों में से किसी ने 108 को फोन कर अपना फर्ज पूरा कर दिया। 108 का इंतजार किया जा रहा था। वह बुजुर्ग दर्द से कराहते हुए अपनी अंतिम सांसें पूरी करने में लगा था। इलाज के दरमियान में बुजुर्ग बाप बेटा चोटिल सड़क किनारे पड़े थे और लगभग 1 घंटे से 108 का इंतजार किया जा रहा था। ऐसे में वहां महिला थाना की कांस्टेबल तमन्ना जब महिला थाना में ड्यूटी देने के बाद वहां से गुजर रही थी, तभी उन्होंने भीड़ को देखा और वहां रुकी। महिला पुलिस कांस्टेबल ने वृद्ध को उठाकर टेम्पो में बिठाते हुए इलाज के लिए चिकित्सालय रवाना किया। हादसे को देखने वाले हजारों लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा थी, लेकिन वृद्ध को उठाने के लिए कोई नजदीक नहीं आ रहा था। महिला पुलिस कांस्टेबल तमन्ना ने हिम्मत दिखाते हुए वृद्ध को टेम्पो में बिठाकर चिकित्सालय रवाना किया। जिसने भी यह दृश्य देखा, कांस्टेबल तमन्ना की हिम्मत और हौसले की तारीफ किए बगैर नहीं रहा। बस अब यहाँ से 1 घंटा एक्सीडेंट हुआ तो हुआ। 1 घंटे से फ़ोन कर रहे हैं। एम्बुलेंस अपने हिंदुस्तान का अपने सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था ये है कि यहाँ पे कोई मर जाए तो भला मर जाए, लेकिन हॉस्पिटल वाला किसी जनता के कोई नहीं। 1 घंटा फ़ोन करते हुए होगा, लेकिन यहाँ पे कोई एम्बुलेंस ना, कोई एम्बुलेंस का नामो निशान तक नहीं पहुँचा। अपने हिंदुस्तान के अपने सरकारी हॉस्पिटल की आज ये व्यवस्था है। कृषि विभाग की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा परियोजना की शासी परिषद की बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई। इसमें संशोधित जिला वार्षिक कृषि परियोजना 2021 की पेश की गई। जिला स्तर पर किसानों को आने वाले समय में प्रशिक्षण देने के लिए भी कार्य योजना पर विचार विमर्श किया गया। आत्मा परियोजना की कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में विभिन्न योजनाओं पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में तय हुआ कि कोरोना वायरस जैसे ही जिले में कम होगा तो किसानों को प्रशिक्षण देने का कार्य भी आत्मा परियोजना प्रोजेक्ट की ओर से किया जाएगा। कमेटी के सदस्य दयाराम जाखड़ ने सुझाव देते हुए कहा कि हनुमानगढ़ जिले में किसान खजूर की खेती कर रहे हैं। खजूर पकने के बाद उसे सुखाने और रख रखाव की समस्या किसानों को आ रही है। इसके लिए सरकार के स्तर से खजूर को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए साधन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। से जिला कलेक्टर महोदय ने ये निर्देश दिए कि फार्म रेडियो खोलने के लिए आप प्रस्ताव भेजें। इसके अलावा जो हमारे प्रोग्रेसिव कल्टीवेटर है, प्रगतिशील किसान दयाराम जी जाखड़, उन्होंने एक समस्या रखी कि मेडजूल जो खजूर है उसको सुखाने के बाद में लंबे टाइम तक प्रिजर्व कैसे करें, उसके ऊपर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। वो ट्रेनिंग देने के लिए निर्णय लिया गया है कि बीकानेर में जो है उनको किसानों को, जो खजूर के जो किसान हैं उनको ट्रेनिंग वहाँ दिलवाएंगे। इसके अलावा गोबर गैस प्लांट किस प्रकार से किसानों के यहाँ स्थापित किया जाए, इसके ऊपर जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिए। इसकी आप तलाश करो और कौन से डिपार्टमेंट में किस प्रकार से ये स्कीम लागू हो सकती है। संगरिया तहसील के गांव रतनपुरा के ग्रामीण पिछले 19 दिन से भयंकर गर्मी में संगरिया उपखंड कार्यालय के आगे अपनी जायज मांग को लेकर बैठे हैं, परंतु राजस्थान सरकार आंखें बंद कर बैठी हुई है। शुक्रवार को SFI ने धरने पर जाकर ग्रामीणों का समर्थन किया। हिंदी मीडियम स्कूल की जगह अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का विरोध करते हुए गांव रतनपुरा के ग्रामीण 19 दिन से धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनकी सुध नहीं ली जा रही। शुक्रवार को SFI ने धरने का समर्थन दिया। SFI नेता और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के हकों की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। राजस्थान सरकार के तुगलकी आदेश गरीब विद्यार्थियों और अभिभावकों पर जोखिम बना हुआ है। सरकार ने हिंदी माध्यम स्कूल को कुचलकर अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित कर दिया।
इससे 600 विद्यार्थियों की शिक्षा पर संकट खड़ा हो गया है। आज लगातार 19 दिन से संग्रिया तहसील के गांव रतनपुरा के ग्रामीण 19 दिन से इस भयंकर गर्मी के अंदर बैठे हैं। हम राजस्थान सरकार से मांग करना चाहते हैं, जिस तरीके से हिंदी स्कूल को कुचल करके अंग्रेजी स्कूल खोलना, ये विद्यार्थी हित में फैसला सही नहीं है। ये अभिभावक लगातार 19 दिन से बैठे। गहलोत सरकार से हम कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप गरीबों की शिक्षा पर जो हमला किया है, ये विद्यार्थी लगातार अब कृषि काट रहे हैं। ये स्कूल के विद्यार्थी, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी अब कहाँ जाएंगे, क्योंकि इनके बड़ा स्कूल सरकारी नज़दीक नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इनका स्कूल हिंदी मीडियम को वापस हिंदी मीडियम रखी जाए। इनकी मांग है कि हम अंग्रेजी स्कूल का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो हिंदी मीडियम के आड़ में जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल रहे हो, ये सबसे खतरनाक है। हम एसएफआई आज आकर के समर्थन दिया है कि जल्द समय में रखकर के इनकी बात नहीं मानी तो पूरे हनुमानगढ़ जिले का विद्यार्थी संगठन इन ग्रामीणों के साथ, इन अभिभावकों के साथ और गहलोत सरकार की हम जोर से लड़ाई लड़ करके इन वापस मांगों को स्वीकार करवाएंगे। जब तक हमारी बात नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत शुक्रवार को एडीएम की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई। इसमें जिले में चलाए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही बेटियों के बचाने के लिए कलेक्टर की तरफ से संदेश गांव स्तर पर पहुंचाने के लिए योजना तैयार की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जिला टास्क फोर्स की हुई बैठक में अधिकारियों ने कई अहम निर्णय लिए। पहले तो जिले में प्रस्तावित कार्यक्रमों को चलाने पर चर्चा की गई। वहीं कन्या पोषण वाटिका विकसित करने, मिठाई और साड़ी की दुकानों पर कलेक्टर की तरफ से संदेश पहुंचाने की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लोगो छपवाने आदि के निर्देश दिए गए। वहीं पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत मेडिकल विभाग द्वारा और शिक्षा विभाग की तरफ से जो कार्यक्रम हुए हैं, उन पर भी कई चर्चाएं करते हुए निर्णय लिए गए। अधिकारियों ने बताया कि हर घर में बेटी जन्म की खुशी मनाई जानी चाहिए। जिस तरह नव वधू का प्रवेश कर स्वागत किया जाता है, उसी तरह बेटी का भी स्वागत होना चाहिए। आज माननीय एडीएम साहब की अध्यक्षता में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जिला टीटीएफ का जिला टास्क फोर्स की कमेटी का आयोजन किया गया, जिसमें जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के कार्यक्रम करीब पूरे ज़िले में किए जाने हैं, उन पर विस्तार से चर्चा हुई। और उसके तहत कन्या पोषण वाटिका विकसित करने, सार्वजनिक दुकानों पर जिनमें मिठाई की दुकानें और आपकी साड़ी की दुकानें, इस टाइप की दुकानें हैं, उन पर कलेक्टर साहब की तरफ से अपील करने के लिए कि वो बेटी बचाओ का संदेश दे सकें। इसके तरह पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत मेडिकल विभाग द्वारा और एजुकेशन विभाग के द्वारा जितने भी बेटी बचाओ के कार्यक्रम किए गए हैं, उन पर विस्तार से चर्चा हुई और कोशिश की जाएगी कि ये बेटी बचाओ के कार्यक्रम सफलतापूर्वक जिले में आयोजन किया जा सके। कार्यक्रम हम अभी हमारे पास महिला पर्यवेक्षक हैं, तो फील्ड लेवल तक, ग्राम स्तर तक हम लोग ये प्रयास करेंगे कि बेटी बचाओ का संदेश जा सके। लेकिन सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए, कोरोना का आजकल पीरियड चल रहा है, जिसके में हम सामाजिक दूरी को भी ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे कि घर घर पे जहाँ बेटियों का स्वागत, जैसे कि हम लोग नववधू का स्वागत करते हैं, इसी तरह बेटियों का भी हम आगमन पे घर में गृह प्रवेश करा करके स्वागत किया जाए। डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर बेरोजगार दिवस मनाया गया। फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा और इसमें युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई। देश के युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा, बल्कि देश की सेवाओं का निजीकरण किया जा रहा है, उन्हें बेचा जा रहा है, जिसे देश का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। यह कहना है डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं का। वे शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से घाटे का हवाला देकर सब कुछ बेचा जा रहा है, फिर युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ना हम चोर हैं, ना हम चौकीदार हैं, हम तो सिर्फ बेरोजगार हैं। सुनिए क्या बोले फ्रंट के युवा। आज डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आज हमने बेरोजगार दिवस बनाया है।
और बेरोजगारी की रोकथाम के लिए हमने माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जरिए जिला कलेक्टर ज्ञापन दिया है, क्योंकि रेल भी भेज दी और भेल भी भेज दी, सारा BSNL भी भेज दिया, लगभग सारा जो कहते घाटे में है। जब रेलवे घाटे में है तो प्राइवेट वाले उसको कैसे लाभ देंगे, कैसे लाभ होगा उनको। इस तरीके से सारा बेचा जा रहा है, बेरोजगार किया जा रहा है। आम युवा जो बेरोजगार है, अब हमें तो वो प्रधानमंत्री कहते चाय पीते पीते प्रधानमंत्री बन गए, चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए, हमें केतली पकड़नी पड़ेगी। और इसका हमने पुरजोर विरोध करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर हमारा एक स्लोगन भी है, ना हम चोर हैं ना हम चौकीदार हैं, हम तो सिर्फ बेरोजगार हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी वेतन कटौती के आदेश वापस लेने की मांग हर दिन तेज होती जा रही है। अब राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के सदस्य इसके विरोध में सड़कों पर उतर गए हैं। संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन देने से पहले सदस्यों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर वेतन कटौती आदेश की प्रतियां जलाई। मुर्दाबाद 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 गहलोत सरकार मुर्दाबाद 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 गहलोत सरकार मुर्दाबाद 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 गहलोत सरकार मुर्दाबाद 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 गहलोत सरकार मुर्दाबाद 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 गहलोत सरकार मुर्दाबाद 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 गहलोत तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। गहलोत सरकार वापस लो वापस लो वापस लो वेतन कटौती वापस लो वापस लो वापस लो जिंदाबाद जिंदाबाद वापस लो वापस लो वापस लो वेतन कटौती वापस लो वापस लो वापस लो। राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यापक जो है इकट्ठे हुए और इनका जो है 1 से लेकर 2 दिन तक वेतन जो है काटा गया है, उसके संबंध में कलेक्टर को आज ज्ञापन प्रेषित किया गया है। और क्योंकि ये मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और अभी तो है जिला स्तर पे हमने ये प्रदर्शन किया है और दबाव बनाया है, अब जो है आगे प्रदेश लेवल पे इसका जो है हम दबाव बनाएंगे और ये मांग अपनी मनवा के रहेंगे। अगर सरकार चलानी है तो यह हमारी मांग माननी पड़ेगी। पोषक तत्वों की कमी और लगातार बढ़ रहे मौसम के तापमान से बीटी कपास की फसल को भारी नुकसान हो रहा है। शुरुआती अनुमान के 5% फसल अब तक खराब हो चुकी है। जिले में इस बार 2 लाख हेक्टेयर में बीटी कपास की बिजाई हुई थी। ऐसे में 20,000 हेक्टेयर में खड़ी बीटी की फसल नष्ट हो चुकी है। यह आंकड़ा और बढ़ने का अंदेशा है, इससे किसानों की भी चिंता बढ़ गई है। कभी टिड्डी की मार तो कभी ओलावृष्टि का प्रकोप, यानी किसान की चिंता कम नहीं हो रही। ऐसे में अब बढ़ता तापमान किसानों के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर रहा है। दरअसल बढ़े तापमान के चलते जिले में 20,000 हेक्टेयर में बीटी कपास को नुकसान पहुंचा है। कृषि विभाग की माने तो सर्वाधिक नुकसान संग्रह तहसील क्षेत्र में हुआ है। पौधों के पत्ते पीले होकर नीचे गिर रहे हैं, जिससे टिंडे सूख रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारी लगातार फील्ड में रहकर काश्तकारों को स्प्रे आदि करने की जानकारी दे रहे हैं, इसका भी कोई लाभ नहीं मिल रहा। लगातार बरसात होने के बाद अब पिछले 5 दिनों से अचानक तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। इससे फसलें शॉर्ट मारने लगी हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में बीटी कपास के लिए 30 डिग्री से कम तापमान होना चाहिए, लेकिन गुरुवार को 39 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इससे फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। किसानों के अनुसार पहले जहां 8 क्विंटल प्रति बीघा उत्पादन का अनुमान था, वही अब 5 से 5.5 क्विंटल प्रति बीघा की पैदावार होगी, यानी प्रति बीघा किसानों को 10,000 रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। वहीं कई खेतों में फसलें पूरी तरह से भी खराब हो चुकी हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।